हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा की NCERT हिंदी, जिसमें हमने अध्यायवार MCQ की प्रैक्टिस शुरू की है। तो आज की क्लास में हम लोग बाल गोविंद भक्त के सभी महत्वपूर्ण MCQ देखेंगे। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। तो बाल गोविंद भक्त जो पाठ है आपका, वो रेखा चित्र है एक विदा से। ठीक है, इसके लेखक कौन है, कौन हो जाएंगे, राम वृक्ष वेणीपुरी जी। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस है उसमें एक जीवन परिचय भी आता है, जिसमें इस बार राम वृक्ष वेणीपुरी के आने के काफ़ी चांस हैं। ठीक है, तो याद रखना है राम वृक्ष वेणीपुरी, इनकी रचनाओं को अच्छे से याद रखना है। इनका जन्म हुआ था 1899 में, और इनकी रचनाओं की विधा भी पूछी जाती है। जैसे बाल गोविंद भक्त जो पाठ है उसकी विधा है रेखा चित्र। ठीक है, इसी तरीके से उनकी रचना है चिता के फूल। ठीक है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। इसी तरीके से पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है। ठीक है, और चिता के फूल उनकी एक रचना है। पतितों के देश में उपन्यास है। तो सभी रचनाओं की विधा सहित याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, राम वृक्ष वेणीपुरी जी का जन्म कब हुआ। तो अभी हमने बात की, उनका जन्म 1899 में हुआ था। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है। तो जो माटी की मूर्तें हैं वो एक रेखा चित्र है, अच्छे से याद रखना है। अम्बपाली नाटक है। ठीक है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, कितने वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। तो केवल और केवल 15 वर्ष की आयु में ही उनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। बाल गोविंद भक्त का कद कैसा था। तो उनका जो कद था वो मंझोला था, और बहुत ही बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगर प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम पूरे सिलेबस की तैयारी करेंगे। ठीक है, आगे है, बाल गोविंद भक्त की आयु कितनी थी। तो उनकी जो आयु थी 60 वर्ष से ऊपर थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बाल गोविंद भक्त के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो पिछले साल से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, मतलब अगर आपको पूरा पाठ के बारे में जानकारी है तो भी आप आंसर कर पाएंगे। मतलब लंबे लंबे ऑप्शन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। यहाँ बाल गोविंद भक्त के बारे में कौन सा कथन असत्य पूछा है। तो पहला है, जाड़े में वह एक कंबली, काली कंबली ऊपर से ओढ़े रहते थे। ठीक है, गले में तुलसी की जड़ों की माला बांधे रहते थे, ये भी ठीक है। कमर में लंगोटी मातर और सिर पर कबीरपंथी टोपी, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, वह लंबी दाढ़ी रखते थे। तो वो लंबी दाढ़ी बिल्कुल नहीं रखते थे। तो यही हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ असत्य पूछा गया है। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें याद रखनी है कि काली कंबली भी ओढ़ते थे। अगर गले में पूछा जाए तो तुलसी की जड़ों की माला, ये बेडोल माला। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है MCQ में। और कबीरपंथी टोपी, टोपी कैसी, कबीरपंथी। आगे है, बाल गोविंद भक्त किसको साहब मानते थे। तो वो कबीर जी को अपना साहब मानते थे, उनके ही पदों का गायन किया करते थे। और उनका जो मठ था कबीरपंथी मठ, बाल गोविंद भक्त के घर से 4 कोस दूर था। वो अपनी फसल का, मतलब पूरी फसल मठ में ले जाते थे, और वहाँ से जो प्रसाद स्वरूप मिलता उसी से गुजारा करते थे, ये भी याद रखना है। फिर बाल गोविंद भगत जी का रंग पूछा गया है। तो उनका जो रंग था गोरा चिट्टा था, इसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कबीरपंथी जो मठ था बाल गोविंद भक्त के घर से कितनी दूर था। तो अभी अभी हमने बात की, 4 कोस दूर था। दूरी के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। जहाँ वो स्नान करने के लिए रोजाना जाते थे तो 2 मील जाते थे, गंगा नदी पर जाते थे 30 मील जाते थे। ठीक है, और पैदल ही जाते थे गंगा नदी पर, उनको आने में 4 से 5 दिन का समय भी लग जाता था, ये भी याद रखना है। ठीक है, नदी पूछी जाए तो गंगा नदी। बाल गोविंद भक्त जी की प्रभातियाँ किस मास से शुरू होती थी। तो कार्तिक मास से उनकी प्रभातियाँ शुरू होकर फागुन तक चलती थी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाल गोविंद भक्त के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है। तो उनके गीतों में ईश्वर भक्ति का भाव व्यक्त होता है, ये भी याद रखना है।
बाल गोविंद भक्त किसके आदर्शों का पालन करते थे? तो बाल गोविंद भक्त कबीरदास जी के ही आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें ही अपना साहब मानते थे। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है, वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो खंजड़ी बजाते थे। ठीक है। बाल गोविंद भक्त किसके पदों का गायन करते थे? तो वो कबीरदास जी के पदों का ही गायन करते थे। नेक्स्ट है, रोपणी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो रोपणी होती है धान की रोपाई। जैसे ही आषाढ़ महीने की रिमझिम शुरू होती तो लोग खेतों में रोपणी का काम शुरू कर देते थे। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, यह पंक्तियां किसने, पंक्तियों में मुसाफिर किसे कहा गया है? तो किसी मनुष्य को कहा गया है। आगे है, बाल गोविंद भक्त गंगा में स्नान करने किस साधन से जाते थे? तो हमने वो सारी बातें कर ली हैं कि 30 मील दूर गंगा नदी थी, वहाँ पर बाल गोविंद भक्त पैदल ही जाते थे, जिस कारण उन्हें 4-5 दिन का समय भी लग जाता था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पैदल जाया करते थे। अगला हमारा प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त अपने खेतों में धान की रोपाई का काम किस माह में करते थे? तो किस माह में करते थे? आषाढ़ माह की जैसे ही रिमझिम शुरू होती तो रोपाई का कार्य शुरू हो जाता था। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं में कलेवा का क्या अर्थ है? तो कलेवा का अर्थ होता है दोपहरी का खाना। ठीक है। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भक्त की मृत्यु का क्या कारण था? तो बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि उनका एक ही बेटा था, वो भी मानसिक बीमारी का शिकार था, मतलब बुद्धि से थोड़ा उसकी ऐसे ही था, उसे मानसिक बीमारी कह सकते हैं। तो उसकी एक जो पुत्रवधू थी वो बहुत ही समझदार थी। लास्ट में जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो अपने पुत्रवधू के भाई को बुलाकर कहते हैं कि श्राद्ध के बाद कहते हैं कि इसकी दूसरी शादी कर ली जाए। लेकिन उसकी जो पुत्रवधू होती है वो उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती, उसे फिक्र होती है उसकी कि वो उनकी दवाई पानी का, खाने पीने का ध्यान कौन रखेगा। तो फिर जो बाल गोविंद भक्त होते हैं वो कहते हैं कि अगर तू इस घर को छोड़ के नहीं जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से। और अगर पूछा जाए तो उनके जो पुत्र को उसका अंतिम संस्कार किसने किया था? तो बाल गोविंद भक्त की पुत्रवधू ने ही अंतिम संस्कार भी किया था। बाल गोविंद भक्त के घर से गंगा नदी कितनी कोस दूर थी? तो हमने पढ़ लिया 2-3 बार, 30 कोस दूर थी। हर रोज जहाँ स्नान करने जाते थे वो नदी 2 मील दूर थी और मठ 4 कोस। बाल गोविंद भक्त के कितने बेटे थे? एक ही बेटा था। बाल गोविंद भक्त का जो वाद्य यंत्र था वो क्या था? खंजड़ी। क्या बजाते थे वो? खंजड़ी बजाया करते थे। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भक्त ने तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, यह शब्द किसे कहे हैं? तो अपनी पुतोहू या पुत्रवधू को कहे हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है, बाल गोविंद भक्त के बेटे का अंतिम संस्कार किसने किया? सारी बातें हो गई हैं, किसने किया? उनकी पुत्रवधू ने। आगे है, बाल गोविंद भक्त हर रोज कितने दूर नदी पर स्नान करने जाते थे? तो 2 मील। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त को अपने घर से गंगा स्नान के लिए पैदल आने जाने में कितना समय लगता था? तो 4-5 दिन का समय लग जाता था। बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भक्त की आखिरी दलील क्या थी? पुतोहू का पुनर्विवाह करवाना, क्योंकि जैसे ही श्राद्ध की अवधि समाप्त होती है तो पुतोहू के भाई को बुलाकर कहते हैं कि इसकी दूसरी शादी कर दो। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की क्लास के प्रश्न। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से हम पेपर तक पढ़ते रहेंगे, महत्वपूर्ण MCQ भी करेंगे और व्याकरण भी करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।